किसी भी देश के लिए संविधान क्या होता है? सिर्फ नियमों और कानूनों की एक मोटी सी किताब या उससे कहीं ज्यादा? बहुत गहरा सवाल है। एक विचारक हुए हैं जेलेनिक। उन्होंने कहा था कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक तरह की अराजकता होगी। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। सही बात है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें भारत के संविधान बनने की कहानी की गहराई में ले जाते हैं। और ये कहानी 1947 में झंडा फहराने से बहुत पहले शुरू होती है। ये एक विचार के जन्म की कहानी है। बिल्कुल, ये कहानी संघर्ष की है, बेहतरीन बहसों की है और कभी-कभी बहुत कड़वे मतभेदों की भी। हम उन दस्तावेजों और घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने उस किताब को शक्ल दी, जिसे आज हम भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। हाँ, ये सफर ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों से शुरू होकर ब्रिटिश ताज के शासन से गुजरते हुए एक आजाद मुल्क के सबसे बड़े वादे पर आकर खत्म होता है। तो कहानी शुरू कहाँ से करें? ऐसा लगता है कि 1857 का विद्रोह एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। हाँ, 1857 सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, वो एक भूचाल था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। सही। इसके बाद लंदन में बैठे हुक्मरानों को लगा कि एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे भारत जैसे विशाल देश को नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए 1858 में भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट पास किया गया। नाम तो बड़ा अच्छा है इसका। हाँ, नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब था कि भारत पर नियंत्रण अब और भी मजबूत होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। और यहीं से वाइसरॉय का पद आया है ना? गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय बन गए। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। जी। लेकिन ये तो सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण था। क्या इस दौर में भारतीयों को शासन में कोई हिस्सेदारी दी गई? क्योंकि असली कहानी तो वहीं से शुरू होगी। सवाल बहुत अच्छा है। हिस्सेदारी दी गई, लेकिन चम्मच से, बाल्टी से नहीं। इसके बाद कई काउंसिल एक्ट आए, जैसे 1861, 1892 और फिर 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार। हाँ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इनमें बहुत ही सीमित संख्या में भारतीयों को विधान परिषदों में जगह दी गई। ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक सेफ्टी वॉल्व जैसा था, ताकि गुस्सा सड़कों पे ना आए। बिल्कुल, ताकि भारतीय अपना गुस्सा इन परिषदों में निकाल सकें। लेकिन इन सुधारों ने अनजाने में एक और काम किया। भारतीयों में राजनीतिक चेतना और ज्यादा अधिकारों की भूख जगा दी। तो ये छोटी छोटी रियायतें ही आगे चलकर बड़ी मांग की वजह बनी। और फिर हम सीधे आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 पर। मैंने कई जगह पढ़ा है कि इसे हमारे मौजूदा संविधान का एक तरह का ब्लूप्रिंट माना जाता है। इसे ब्लूप्रिंट कहना गलत नहीं होगा। ऐसा क्या था इसमें जो इतना महत्वपूर्ण था? हमारे संविधान का ढांचा काफी हद तक इसी पर आधारित है। 1935 के एक्ट ने पहली बार एक अखिल भारतीय फेडरेशन का प्रस्ताव रखा। एक ऑल इंडिया फेडरेशन, हाँ, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रजवाड़ों को एक साथ लाने की बात थी। हालांकि ये फेडरेशन कभी बन नहीं पाया क्योंकि रजवाड़ों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हमने इस एक्ट से ली वो थी शक्तियों का बंटवारा। वही 3 सूचियां, संघ, प्रांत और समवर्ती। जी, संघ सूची यानी फेडरल लिस्ट, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय थे जैसे रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा। इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती थी। ठीक है। फिर थी प्रांतीय सूची, प्रोविंशियल लिस्ट, जिसमें पुलिस, शिक्षा जैसे स्थानीय विषय थे जिन पर प्रांतों को अधिकार था। और तीसरी समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों कानून बना सकते थे। हाँ, जैसे शादी, तलाक या क्रिमिनल लॉ। ये ढांचा आज भी हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में मौजूद है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। ये सारे कानून, ये सारी सूचियां तो अंग्रेज बना रहे थे अपने हिसाब से। वो पल कब आया जब भारतीय नेताओं ने कहा कि अब बस अपना संविधान हम खुद लिखेंगे? वो पल कई घटनाओं की वजह से आया, लेकिन उसका सबसे बड़ा ट्रिगर था 1927 में आया साइमन कमीशन। हो हाँ। सोचिए, एक कमीशन बनाया गया है जो भारत का राजनीतिक भविष्य तय करेगा और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। 7 के 7 सदस्य अंग्रेज। ये तो अपमान था, सीधा सीधा। ये सिर्फ एक राजनीतिक भूल नहीं थी, ये पूरे देश का अपमान था। और इसी के जवाब में साइमन गो बैक के नारे पूरे देश में गूंजे। मैंने पढ़ा है कि लाहौर में हुए विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ। वो बुरी तरह घायल हुए और कुछ ही हफ्तों बाद उनकी मृत्यु हो गई।
इस घटना ने तो आग में घी का काम किया। बिल्कुल। उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को ताना मारते हुए चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोगों में इतनी काबिलियत है तो एक ऐसा संविधान बना के दिखाओ जो भारत के सभी वर्गों को मंजूर हो। अच्छा, तो ये एक चुनौती थी। जी, और इस चुनौती को स्वीकार किया गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की। ये भारतीयों द्वारा अपना संविधान बनाने की पहली गंभीर और संगठित कोशिश थी। यहीं से स्वशासन और अपना संविधान की मांग ने जोर पकड़ा। तो ये मांग तो उठ गई कि संविधान भारतीय ही बनाएंगे, पर सवाल ये था कि ये भारतीय होंगे कौन, कौन लिखेगा देश का भविष्य। यहीं से संविधान सभा की तस्वीर साफ होती है। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं बननी थी। ये एक ऐसी सभा बननी थी जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे। इसका गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन। दिलचस्प बात यह है कि इसके सदस्यों को सीधे जनता ने नहीं चुना था, उन्हें प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना था। कुल 389 सदस्य होने थे, 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देशी रियासतों से। और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। लेकिन तब तक तो देश का माहौल बहुत बदल चुका था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही। बिल्कुल। तो सभा की शुरुआत ही एक तरह से बंटवारे के साये में हुई। मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आए, इसलिए पहली बैठक में सिर्फ 211 सदस्य ही मौजूद थे। तो शुरुआत से ही मुश्किल थी। हाँ, सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। इसी अनिश्चितता के बीच 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। स्रोत बताते हैं कि इसे संविधान की आत्मा, उसका दर्शन कहा गया है। ऐसा क्या था इस प्रस्ताव में? उस प्रस्ताव ने एक नक्शा पेश किया कि आजाद भारत दिखेगा कैसा। उसने घोषणा की कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य होगा। इन शब्दों का मतलब थोड़ा समझाएंगे? स्वतंत्र तो साफ है। संप्रभु यानी अब हम अपने फैसले खुद लेंगे, कोई बाहरी ताकत हमें ये नहीं बताएगी कि क्या करना है। और गणराज्य यानी देश का मुखिया कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि यानी राष्ट्रपति होगा। और इसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं थी, इसमें सामाजिक वादे भी थे। वही इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। उस प्रस्ताव में सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का वादा किया गया। और अल्पसंख्यकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें ये भी लिखा था कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो पिछड़े और आदिवासी इलाकों के लोग हैं, उनके हितों की पूरी हिफाजत की जाएगी, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। लेकिन इतने बड़े विजन को कानूनी भाषा में ढालना, एक एक अनुच्छेद लिखना, ये तो बहुत बड़ा काम रहा होगा। और जब भी इस काम की बात होती है, एक नाम सबसे ऊपर आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि डॉक्टर अंबेडकर, जो ब्रिटिश राज के दौरान कांग्रेस के और खासकर गांधी जी के सबसे बड़े राजनीतिक आलोचकों में से एक थे, उन्हें ही संविधान बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कैसे मिली? ये भारतीय राजनीति की सबसे खूबसूरत और परिपक्व घटनाओं में से एक है। आजादी के बाद जब सरकार बन रही थी, तो महात्मा गांधी ने नेहरू से साफ कहा था कि कैबिनेट में सबसे काबिल लोगों को जगह मिलनी चाहिए, चाहे उनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो। क्या बात है। उन्हीं की सलाह पर डॉक्टर अंबेडकर को आजाद भारत का पहला कानून मंत्री बनने का न्योता दिया गया। फिर 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई और सर्वसम्मति से डॉक्टर अंबेडकर को इसका अध्यक्ष चुना गया। तो उनकी भूमिका सिर्फ एक कानूनी ड्राफ्ट्समैन से कहीं ज्यादा थी। कहीं ज्यादा। उन्हें भारतीय संविधान का जनक सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, वो उस सभा की वैचारिक और नैतिक आवाज थे। उनका योगदान बहुत गहरा था। अच्छा। संविधान सभा की बहसों के रिकॉर्ड भरे पड़े हैं, जहां वो घंटों तक सामाजिक न्याय, दलितों और शोषितों के अधिकारों, महिलाओं के लिए समान अधिकार और सबसे बढ़कर मौलिक अधिकारों की वकालत कर रहे हैं। वो सिर्फ कानून नहीं बना रहे थे, वो हजारों साल पुराने सामाजिक अन्यायों को खत्म करने की नींव रख रहे थे। तो इस महान सभा ने, जिसमें अंबेडकर, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे दिग्गज थे, आखिरकार किन बड़े सिद्धांतों पर नए भारत की नींव रखी? कुछ फैसले तो उस वक्त के हिसाब से बहुत साहसी लगते हैं। बिल्कुल, कुछ बहुत ही दूरदर्शी निर्णय लिए गए,
पहला था शासन प्रणाली का चुनाव। हमारे सामने अमेरिकी अध्यक्षीय प्रणाली का भी विकल्प था, लेकिन हमने ब्रिटेन से प्रेरित संसदीय प्रणाली को चुना। पार्लियामेंट्री सिस्टम। हाँ, इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि हम पिछले 100-150 सालों से इसी प्रणाली से परिचित थे। ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं थी। लेकिन हमने इसे हूबहू कॉपी नहीं किया। ब्रिटेन में तो एकात्मक शासन है, हमने भारत की विविधता को देखते हुए संघात्मक शासन यानी फेडरलिज्म को चुना। हाँ, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एक स्पष्ट बंटवारा। लेकिन यहाँ एक पेंच है। संविधान निर्माता देश के विभाजन का दर्दनाक अनुभव देख चुके थे। सही बात है। उन्हें डर था कि अगर राज्यों को बहुत ज्यादा स्वायत्तता दे दी गई तो देश की एकता को खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा ढांचा बनाया जो है तो संघीय, लेकिन जिसका झुकाव केंद्र की तरफ है, एक शक्तिशाली केंद्र। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान डाले गए जैसे केंद्र को अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति देना। बिल्कुल। और दूसरा क्रांतिकारी कदम जो शायद सबसे बड़ा था, वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। इस पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं जी, क्योंकि आज हमें वोट देने का अधिकार बहुत सामान्य लगता है, लेकिन उस वक्त ये कितना बड़ा फैसला था। आप अंदाजा लगाइए, उस वक्त भारत की 80% से ज्यादा आबादी गरीब और निरक्षर थी। समाज जाति और धर्म में बुरी तरह बटा हुआ था। दुनिया के विकसित देशों ने भी ये हिम्मत नहीं दिखाई थी। नहीं, अमेरिका जिसे लोकतंत्र का मक्का कहा जाता है, वहां महिलाओं को वोट का अधिकार 1920 में मिला और अश्वेत नागरिकों को असल में बिना किसी बाधा के वोट देने का हक पाने में 1960 का दशक आ गया। और भारत ने पहले ही दिन एक झटके में देश के हर वयस्क नागरिक को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, बराबर का नागरिक मानकर वोट देने का अधिकार दे दिया। ये अपनी जनता के विवेक पर एक अटूट विश्वास था, एक गहरा विश्वास। तो ये थी कहानी उस दस्तावेज की जिसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। एक ऐसा दस्तावेज जो हजारों घंटों की गहन बहसों और चर्चाओं से निकला। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया, जिस दिन को हम अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिर 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह लागू हो गया और भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। जब ये लागू हुआ तो इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान था। और आज भी है। हाँ, आज भी है। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, बल्कि एक नए राष्ट्र के सपनों और वादों का प्रतीक थी। स्रोतों में एक बात का जिक्र बार बार आता है कि संविधान निर्माताओं ने इसे लिखने से पहले लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, और इसी वजह से अक्सर इसकी आलोचना भी की जाती है। कुछ लोग इसे उधार का थैला कहते हैं। हाँ, ये आलोचना बहुत आम है। ये कहा जाता है कि हमने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ले ली, मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। ऊपर से देखने पर यह सच भी लगता है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इस आलोचना का जवाब संविधान सभा में दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी संविधान के मूल सिद्धांत किसी देश का कॉपीराइट नहीं हो सकते। और यही असली सवाल है, क्या हमारा संविधान सच में केवल नकल की हुई चीजों का एक ढेर है, या ये दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को भारत की हजारों साल पुरानी मिट्टी, यहाँ की अनूठी ज़रूरतों और जटिल सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार ढालने की एक सोची समझी और रचनात्मक प्रक्रिया थी? मतलब जैसे कोई बावर्ची दुनिया भर से बेहतरीन मसाले इकट्ठा करे, लेकिन उनसे जो पकवान बनाए उसका स्वाद पूरी तरह से हिंदुस्तानी हो। क्या बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल यही, इस पर जरूर सोचिए।